करना है. येस्टरडे हम लोग ने क्या किया, डिबेंचर्स, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स. सो डू यू रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन अर्निंग्स? रिटेन अर्निंग्स क्या है? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन अर्निंग्स? रिटेन अर्निंग्स हुआ था ना हम लोग का कल. रिटेन अर्निंग्स, profits which are kept aside before distribution of dividend is known as retained earnings. Retained earnings का सारा अमाउंट ट्रांसफर कहाँ पे होता है? रिजर्व फंड में. एंड देयर वाज वन टॉपिक नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2 मार्क के एक्सप्लेनेशन के लिए आता है, एमसीक्यूज के लिए आता है. व्हाट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स? रिटेन अर्निंग्स आर कन्वर्टेड इनटू बोनस शेयर्स. दैट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स. तो रिटेन अर्निंग्स आर कन्वर्टेड इनटू बोनस शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इज नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स. उसके बाद यहाँ पे आएगा हम लोग ने किया था टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कितने टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स थे? कितने टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स थे? प्रेफरेंस शेयर्स 2 टाइप्स के शेयर्स है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप्स के? 8 टाइप्स के. तो क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग. व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग? विच कैन बी पार्टिसिपेटेड इन दी सरप्लस प्रॉफिट. और सरप्लस प्रॉफिट क्या होता है वो भी मैंने कल एक्सप्लेन किया था. याद है ना तुम लोगों को? कल ही हुआ था हम लोग का लेक्चर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरप्लस प्रॉफिट? टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. तब तक रिवाइज तो कर सकते हैं ना, रिवाइज कर लेते हैं. तो कितने टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स है? सरप्लस प्रॉफिट वाज दैट प्रॉफिट व्हिच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर गिविंग इंटरेस्ट एंड आफ्टर गिविंग टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. जो भी प्रॉफिट बचेगा दैट इज नोन एज सरप्लस प्रॉफिट. एंड हु कैन पार्टिसिपेट ऑन दैट सरप्लस प्रॉफिट? तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन पार्टिसिपेट ऑन दैट सरप्लस प्रॉफिट. उसके बाद यहाँ पे किया था डिबेंचर्स. डिबेंचर्स के टाइप्स. तो व्हाट वाज डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर्स? डिबेंचर्स कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड डिबेर विच मीन्स टू ओwe समथिंग टू समवन. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर्स? क्या था डेफिनेशन? Definition of debentures. Debenture is a document. किया था ना कल डेफिनेशन. Debenture is a document which is given by whom? Given by company as an evidence of title or debt arising out of loan or secured by asset. मतलब कोई ना कोई सिक्योरिटी यहाँ पे देना है एज अ गारंटी, एज अ कोलेटरल पर्पसेस. Then there was types of debentures. Types of debentures on the basis of conversion. फिर क्या था? on the basis of registered, transfer, so repayment. That is redeemable, irredeemable debentures, secured, unsecured debentures, registered and bearer debentures, convertible and non-convertible debentures. So what is convertible debentures which can be converted into equity shares is known as convertible debentures. We will start with bonds. What is meaning of bonds? What is meaning of bonds? Bonds क्या रहेगा यहाँ पे? It is a type of borrowed capital of the company. तो for example, if you are purchasing shares, you are getting dividend. लेकिन जब 1 मंथ के बाद चेक करते हो तो उसका मार्केट वैल्यू क्या हो जाता है? उतना ही डाउन हो जाता है. तो देयर आर चांसेस कि उसका मार्केट वैल्यू कम हो जाए आफ्टर डिविडेंड मिलने के बाद. सो इट इज़ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स. वो भी इक्विटी शेयर्स पे इन्वेस्ट करना इज़ वेरी रिस्की देन प्रेफरेंस शेयर्स, बिकॉज इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड इज ऑलवेज एट फ्लक्चुएटिंग रेट. अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलता है. सो इफ़ यू वांट टू परचेज कार, तो व्हाट यू विल, यू डोंट हैव मनी फॉर परचेजिंग कार, तो यू हैव द ऑप्शन फॉर टेकिंग लोन्स. या फिर और एक क्या ऑप्शंस बचता है तुम लोग के पास? आइदर टू टेक लोन्स और EMI बेसिस पे कार परचेज करें. तो फॉर दैट मनी इज रिक्वायर्ड.
तो where you will get money? तो money can be borrowed from bank, that is you can get bank loan. Money can be borrowed from bank also, and there are various options to get the money. तो यहाँ पे भी कंपनी में भी सेम वे रहेगा. कंपनी क्या करेगी? कंपनी wants to borrow money. Public will lend money to whom? To companies in the form of what? Bonds. So again bonds is also borrowed capital of the company. So both the company and government both can issue bonds. So यहाँ पे गवर्नमेंट भी बॉन्ड्स इशू कर सकता है एंड कंपनी भी बॉन्ड इशू कर सकता है. तो बोथ कैन इशू बॉन्ड्स, इवन गवर्नमेंट एंड इवन कंपनी. अभी देखा है गवर्नमेंट ने भी बॉन्ड्स इशू करता है और कंपनी भी बॉन्ड्स इशू करता है. गवर्नमेंट क्यों बॉन्ड्स इशू करता है? बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स मनी फ्रॉम द पब्लिक. गवर्नमेंट वांट्स लोन फ्रॉम द पब्लिक एंड इन रिटर्न दे आर पेइंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैट लोन. तो गवर्नमेंट वांट टू डेवलप मैनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स, लाइक रोड्स डेवलप करना है, फिर हॉस्पिटल्स डेवलप करना है, स्कूल्स डेवलप करना है. तो दे वांट मनी. एंड कंपनी में यू वांट टू डेवलप फैक्ट्री. So here for developing factory also, यहाँ पे so bonds is borrowed capital of the company. It is issued by both government also, company also. Why government will issue bonds? Because to raise many of the infrastructure projects like developing roads, schools, colleges and hospitals etc. And why company requires bonds? Company वहाँ पे borrowed करेगी through bonds. Why? Because they want to develop new factories, new machineries के लिए जो भी पैसा चाहिए तो कंपनी कैन डेवलप, कंपनी कैन रेज बॉन्ड्स एंड पब्लिक क्या करेगी? बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करती है. सो बॉन्ड्स कैन बी रेज बाय गवर्नमेंट ऑल्सो, इट कैन बी रेज बाय कंपनी ऑल्सो. बोथ कैन इशू बॉन्ड्स. तुम लोग ने ये गोल्ड सोवरेन बॉन्ड्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में सुना है क्या? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो अभी अभी उसका रिसेंट अपडेट आया है 11 अगस्त को कि प्री मैच्योर पे उसको क्लोज कर दिया. मतलब अभी कोई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू नहीं करेंगे. मतलब पहले क्या था ये स्कीम में कि वॉट एवर इज द गोल्ड रेट एट द मैच्योरिटी डेट, वो गोल्ड रेट पे तुम्हें पैसा मिलता था. सो दैट वाज द स्कीम. तो अभी जो गोल्ड का रेट हम देखेंगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट अप टू कितना चला गया वहाँ पे 1 लाख रुपीज़ तक. सो यहाँ पे जो गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है So what is the meaning of bonds? Borrowed capital of the company. Government and company both can issue bonds एंड गवर्नमेंट यहाँ पे बॉन्ड्स क्यों इशू करते हैं उसके रीजंस बताए. कंपनी वहाँ पे बॉन्ड्स क्यों इशू करते हैं उसके भी रीजंस बताए. तो यहाँ पे इफ़ यू वांट टू परचेज बॉन्ड्स तो क्या होगा? इफ़ यू वांट टू परचेज बॉन्ड्स यू कैन परचेज बॉन्ड्स. अगर प्रिंसिपल अमाउंट तुम लोग ने बॉन्ड्स परचेज किया है यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का, लेट से प्रिंसिपल अमाउंट इज 10,000 रुपीज़ and you are getting fixed rate of interest. So what is your coupon rate? So your coupon rate is 5%. So what will be the interest amount? What will be the interest amount here? 500 is your interest amount at 5% coupon rate bonds. तो ये कूपन रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है इसका? 5% इंटरेस्ट रेट है. इंटरेस्ट रेट 5, yes, because coupons are attached along with the bonds. You have to go to bank to withdraw that coupons and get your money. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा तो coupons are not attached. It is only when it is on the physical format. क्या? हाँ, दिया रहेगा बुक में. दिया है बुक में चलेगा ना? मुझे एक्सप्लेनेशन के लिए लिखना है यहाँ पे. हाँ. So here coupon rate then this. So overall यहाँ पे मैच्योरिटी कितना है? तो मैच्योरिटी डेट इज ऑफ
मैच्योरिटी डेट टेन्योर इज ऑफ 5 years. तो 5 years के बाद वो लोगों को कितना अमाउंट मिलेगा, टोटल कूपन रेट यहाँ पे कितना मिलेगा, 2500 एंड 2500 इज योर टोटल कूपन रेट्स एंड हियर 5 years तक मैच्योरिटी डेट है. तो आफ्टर 5 years प्रिंसिपल अमाउंट के साथ क्या मिलेगा यहाँ पे, इंटरेस्ट. So principal amount is 10,000. Principal amount is 10,000 plus 2,500 is your interest rate, coupon rates. तो ये पूरा यहाँ पे बॉन्ड का कितना वैल्यू मिलेगा, 12,500 you will get bond value. एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट ने इशू किया था, तो अभी यहाँ पे 11 अगस्त में उसका अपडेट आया कि वो स्कीम एग्जिट हो गया और सबको प्री मैच्योर पे क्लोज कर रहा है कि उसका मैच्योरिटी डेट हुआ भी नहीं है और प्री मैच्योर पे क्लोजिंग हो रहा है उसका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का. तो दैट वाज द एग्जांपल. ये बुक में नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में आएगा. तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ दिस कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है वो भी होता है सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एक्सेट्रा. सो वी विल हैव द ओवरलुक ऑफ बॉन्ड्स. बॉन्ड्स में भी यहाँ पे रीपेमेंट होगा. रीपेमेंट इज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड bond is a debt security, it is a formal contract, मतलब borrowed money with interest. तो यहाँ पे bond is a loan and the holder of the bond is lender of the institution. It is a lender of the institution. Thus a company borrows money and issue bonds as the evidence of debt. So what is important here, definition is important. What is definition of bond? Bond is an interest bearing certificate issued by a government or business firm. Who is issuing bond? Government or business firm promising to pay the holder a specific sum at a specific date. What is definition of bond? Bond is a interest bearing certificate issued by a government or business firm promising to pay the holder. To pay the holder means bond holder a specific sum at a specified date. So a bond is an interest bearing certificate issued by a government or business firm promising to pay the holder a specific sum at a specific date. Can you repeat this definition of bond? What is bond? It is with certificate, interest bearing certificate issued by whom? Government या फिर business firms promising to pay what? To pay the holder a specific sum at a specified date. So what is the definition of bond? It is interest bearing, वापस से रिपीट करो, which is at a specified date. Nature of finance is 5 years, 10 years, 25 years, 50 years, मतलब लॉन्ग टर्म्स के लिए रहेगा यहाँ पे. स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर्स, डू यू नो कि बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो एफडी के रेट से कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा? तो इट ऑलवेज डिपेंड्स कि कितना रहेगा. तो मोस्टली नहीं, कम भी हो सकता है एफडी से, ज़रूरी नहीं है ज़्यादा रहेगा. इट कैन बी 5% ऑल्सो, इट कैन बी 8% ऑल्सो. और रिटर्न ऑन बॉन्ड्स क्या मिलेगा? तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है. And bondholders are the creditors of the company, so they are not entitled to participate in general meeting of the company. They are non-owners of the company. Repayment is principal amount along with its interest is repaid. Then American depository receipt and global depository receipt. So bond clear है, bonds में कोई doubt है किसी को? So we will start with American depository receipt and global depository receipts. What is ADR and GDR? ADR और GDR क्या होगा? American Depository Receipt and ADR and GDR, American Depository Receipt and Global Depository Receipt. Indian companies American Depository Receipt and Global Depository Receipts. Indian company wants to list their shares on foreign stock exchange. So what is the procedure for American Depository Receipts and Global Depository Receipts? किसे बोलते हैं?
तो यहाँ पे फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना है, तो यहाँ पे इंडियन कंपनीज को, सो इंडियन कंपनीज वांट्स टू लीज देयर शेयर्स ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस, तो इसके लिए यहाँ पे एडीआर जीडीआर को इंट्रोड्यूस किया है। तो व्हाट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स? इंडियन कंपनी, हियर इंडियन कंपनी विल, इंडियन कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे शेयर्स लिस्ट करेगी स्टॉक एक्सचेंजेस में। सो इंडियन कंपनी इशू शेयर्स एंड गिव दिस शेयर्स टू whom? Depository bank in India, and then depository bank in India will coordinate with whom? So depository bank in India will coordinate with US के depository bank. So this bank in India will coordinate with US depository bank, and then this US depository bank will issue, तो it is यूएस के डिपॉजिटरी बैंक में इन्फॉर्म करना है। फिर यूएस का डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा, इंडियन रुपीज ऑफ शेयर्स उसे कन्वर्ट करेगा किसमें, रिसिप्ट्स में, विच आर नोन एज ADR and GDR. If it is traded in US, it is known as ADR. If it is traded in other than US country, it is known as GDR, Global Depository Receipts. तो यहाँ का US का डिपॉजिटरी बैंक will issue receipts to foreign investors and it is listed on US stock exchange. So here वो और एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ तो उसे समझिए। तो US इट इज़ लिस्टेड ऑन US स्टॉक एक्सचेंज, और फिर वो लोग परचेज करेंगे, वहाँ के लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स विल परचेज। तो कौन परचेज करेगा, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स will purchase this ADR and GDR, American Depository Receipts and Global Depository Receipts. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स ने इशू किया है शेयर्स इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। सो हियर Tata Motors here issue shares in Indian rupees. तो यहाँ पे शेयर्स इशू किया है टाटा मोटर्स ने, तो वो शेयर्स इशू करके दे हैड गिवन टू JP Morgan Depository Bank which was located in US, and this सुना है ना JP Morgan के बारे में? नहीं, सिटी ग्रुप के बारे में? हाँ, यही है JP Morgan Chase and कंपनी जो US में इनकॉर्पोरेट हुआ था। सो यस, सो हियर it is submitted to this US depository banks and then it is traded, where it is traded in US के stock exchange में। तो it is traded there in New York stock exchange, and then वहाँ के लोग उसे क्या परचेज कर रहे हैं, foreign investors are investing in the form of what, in the form of ADR. तो in short they are investing in Indian shares. नहीं, यहाँ पे ADR और GDR का कॉन्सेप्ट क्या है कि इंडियन कंपनी को ऐसे चाहिए कि अपने शेयर्स वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो और फॉरेन इन्वेस्टर्स उसे परचेज करें। दिस वाज द कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इंडियन कंपनी इज डूइंग, इंडियन कंपनी इज कीपिंग द मिडल मैन डिपॉजिटरी बैंक। तो डिपॉजिटरी बैंक इंडिया का इन्फॉर्म करता है डिपॉजिटरी बैंक US में, अमेरिका रहेगा तो इट इज़ US, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट रहेगा तो US में, या फिर बाकी सारे कंट्रीज़ में ट्रेड करना है तो इट इज़ GDR, दैट इज़ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। फिर क्या होता था, ये रिसिप्ट्स इशू होगा वहाँ पे, मतलब एक शेयर के जगह पे एक अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू होता था,
और ये इशू यहाँ पे वो लोग परचेज करेंगे. कौन परचेज करता था? फॉरेन इन्वेस्टर्स परचेज करते थे. तो इन शॉर्ट इनडायरेक्टली दे आर इन्वेस्टिंग वेयर दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन कंपनी के शेयर्स. एंड देन दिस डिविडेंड रेट इज ऑल्सो गेटिंग कन्वर्टेड into such currency again through the depository bank. Now कन्वर्ट करके मिलेगा फिर. हाँ, डिविडेंड का रेट भी कन्वर्ट करके मिलेगा. तो दिस इज द इंटरमीडियरी बैंक. इंटरमीडियरी बैंक का काम होता है वहाँ पे कन्वर्ट करके उसे देना. तो अभी डिपॉजिटरी बैंक्स बहुत सारे हो सकते हैं. HDFC कैन ऑल्सो भी डिपॉजिटरी बैंक, कस्टोडियन ऑफ बैंक बोल सकते हैं इसे. तो इट कैन बी डिपॉजिटरी बैंक. फिर ICICI भी डिपॉजिटरी बैंक हो सकता है. सिटी बैंक डिपॉजिटरी बैंक हो सकता है. तो दिस आर ऑल डिपॉजिटरी बैंक्स. कोई डाउट है ADR और GDR में? एनी डाउट्स इन ADR GDR? सो वी विल लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी अभी कन्वर्ट हो जाता है ना. जो प्राइस रहेगा उसमें वो रिसिप्ट्स में कन्वर्ट हो गया है. फिर एक शेयर की जगह पे एक रिसिप्ट मिलता है वो लोग को वैसे. हाँ नहीं, जब भी मैंने दे दिया डिपॉजिटरी बैंक को जो प्राइस पे, फिर वही प्राइस पे वो जाएगा वहाँ पे, वो कन्वर्ट हो जाएगा पूरा रिसिप्ट्स के फॉर्म में. प्राइजेस ये शेयर्स के जैसे नहीं है ना. वो डायरेक्टली जिस दिन दिया उसी दिन जो प्राइस रहेगा, मतलब जैसे ही वो डिपॉजिटरी बैंक्स को दिया. हाँ, जब भी हम ट्रेडिंग करने गए पूरे दिन के लिए सेम नहीं. जिस दिन हमने जो टाइम पे हमने सबमिट किया डिपॉजिटरी बैंक को, तो यह इंडियन डिपॉजिटरी विल परचेज ऑल द शेयर्स एट दैट रेट एंड देन दे विल गिव टू डिपॉजिटरी बैंक इन US एंड दे विल कन्वर्ट देम इनटू रिसिप्ट्स. तो यहाँ का जो इंडियन डिपॉजिटरी बैंक है वो जो रेट पे परचेज करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे रेट्स फ्लक्चुएशंस का कोई इशू ही नहीं आएगा ना. वैसे नहीं समझा? हाँ, लेकिन वो डिपॉजिटरी बैंक ने ले लिया ना. इंडियन डिपॉजिटरी बैंक ने एक बार परचेज कर लिया, तो फिर कैसे अभी वो लोग नहीं देखेंगे ना. In India, the shares of public company are listed and traded on various stock exchanges, BSE and NSE. So, with adoption of free economic policy due to globalization, some of the Indian company shares are also listed on foreign stock exchange और various foreign stock exchanges के नाम दिए हैं वहाँ पे. So, ADR is Indian company issue shares to an intermediary called depository, Bank of New York, Citigroup, etc. as a foreign depository bank. And this depository bank issues क्या हुआ? This depository bank issues ADR and GDR to investors against these shares, and then shares are converted into receipts. Receipts are issued to foreign investors in foreign country, and the ADR and GDR traded like regular shares, and the prices, see here it is given, the prices fluctuate depending on demand and supply after issuing. After issuing ADR and GDR, तो it keeps on fluctuate. हाँ, तो वो लोग को डिविडेंड मिलेगा ना फिर वो रेट पे. So NRI and foreign nationals can invest their money in India by purchasing ADR and GDR. So they can buy ADR, GDR using their regular equity trading account. So it is same like regular equity trading account. Understood? और कोई डाउट्स है इसमें? क्लियर है कॉन्सेप्ट? फिर आएगा यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स. किया ये ओके. तो फिर अगर इसमें एग्जांपल्स नहीं रहेगा तो चलेगा ना. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ये ऑलरेडी 9th-10th ICSE वाले को था यहाँ पे. ठीक है, ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज मींस इफ यू डोंट हैव बैलेंस इन योर करंट अकाउंट, देन आल्सो यू कैन गेट द OD फैसिलिटी एंड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देयर इज सर्टेन लिमिट. ओवरड्राफ्ट का एक लिमिट रहेगा, वो लिमिट के ऊपर क्या नहीं कर सकते, वो लिमिट के ऊपर विड्रॉ नहीं कर सकते.
फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को ही मिलता है? और क्या एफडीज ओडीज में कन्वर्ट होता है? होता है। जो बैंक के एफडीज होता है ना, उसे हम ओडीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज उसी में नहीं आ रहेगा, इसमें भी एसपी में भी नहीं है। दिस इज फॉर योर नॉलेज। इफ यू गो टू बैंक तो वहाँ पे यू कैन कन्वर्ट एफडी इनटू ओडी का प्रोसीजर होता है। वो एफडी किसके पास रहता है? एज अ कोलेक्टर सिक्योरिटी बैंक के पास रहता है। फिर हाँ 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 यस यस। लेकिन यहाँ पे एफडी ओडी फैसिलिटीज़ में क्या होगा? यू हैव सर्टेन रेट ऑफ एफडी। 50,000 का एफडी है तुम्हारे पास, मतलब यहाँ पे अगर तुम्हें एफडी की मैच्योरिटी पे क्लोज नहीं करना है तो यू कैन गेट दी ओडी फैसिलिटी ओवर दैट। कि सर्टेन लिमिट रहेगा, बैंक प्रोवाइड करेगा कि इतने लिमिट तक तुम पैसा विड्रॉ कर सकते हो, तुम्हें एफडी प्री मैच्योर क्लोज करने का ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और एफडीज ओडीज में कन्वर्ट करना दैट इज ऑल्सो डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग बिकॉज फॉर योर नॉलेज कि ऐसे हो सकता है। तो इतना सारा नहीं रहेगा, उसी काम में इट डिपेंड्स ऑन बैंक्स। उसके लिए फिर कोलेटरल सिक्योरिटी देना पड़ेगा। And there is a within the stipulated limit any number of drawings are permitted. So here repayments can be made whenever required during the time period. और कैश क्रेडिट भी पता है तुम लोग को क्या होता है? कैश क्रेडिट लिमिट, तो इफ यू हैव एनी ऑफ द बिजनेस, टेक्सटाइल्स का बिजनेस है यहाँ पे, तो 20 lakhs का कैश क्रेडिट लिया है और अगेंस्ट सिक्योरिटी दिया है 25 lakhs। तो ऑन मंडे यू आर विड्रॉइंग 5 lakhs टू परचेज रॉ मटेरियल्स। फिर फ्राइडे वापस विड्रॉ कर रहे हो यहाँ पे फॉर परचेजिंग, फॉर पेइंग टू वर्कर्स। कितना? 5 lakhs। तो इंटरेस्ट इज पेड ऑन 20 lakhs और इंटरेस्ट इज पेड ऑन 10 lakhs। जितना विड्रॉ किया उस पर इंटरेस्ट पे होगा, या जितना यहाँ पे कैश क्रेडिट लिमिट लिया उस पर विड्रॉ होगा। जितना विड्रॉ किया उस पर ही इंटरेस्ट होगा। देन कैश लोन्स, एवरीबडी नोज व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैश लोन्स। इंटरेस्ट इज चार्ज। और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी क्या रहेगा अकाउंट्स में? सो व्हाट इज, डू यू वांट एग्जांपल ऑफ दिस डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज? और ऑन ड्यू डेट, अच्छा यहाँ पे अगर तुम लोग को पता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो बता सकते हो ऑन ड्यू डेट कस्टमर किसके पास जाएगा? वहाँ पे ड्रॉई किसके पास जाएगा रीपे करने के लिए? बैंक के पास। फुल अमाउंट उसे पे करेगा। सो दैट वाज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसको सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की नेम्स दी है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैन आल्सो नॉट बी आस्क्ड फ्रॉम दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सिर्फ अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के नेम्स है कि डेवलपमेंट बैंक है, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस है, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस है, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस है। सो दिस आर वेरियस इंस्टीट्यूशंस। इसके एक बार नाम यहाँ पे गो थ्रू कर, क्या होगा पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ऐसे नहीं है नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट बट इट कैन कम। एसपी का जो पेपर पैटर्न है वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज टेस्ट के पहले पेपर पैटर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस
development banks, and state level institutions. So what there are you know the meaning of underwriters? Underwriters क्या होता है? Underwriters क्या होता है? अगर कंपनी ने यहाँ पे 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, एक शेयर का वैल्यू है, इफ कंपनी इशूज अगर 10,000 शेयर्स इशू किया है, एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज़, तो दैट कम्स टू 1 लाख। तो यहाँ पे इतने पब्लिक आने चाहिए 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स। अभी ए कंपनी ए बी सी सब शेयर होल्डर से मिला के सिर्फ और सिर्फ 50,000 शेयर्स ही परचेज किया, सॉरी 5,000 शेयर्स ही परचेज किया, तो क्या होगा यहाँ पे? It will make 50,000 rupees. I am trying to explain you what is the meaning of underwriters. सीखना है यहाँ पे underwriters का meaning क्या होगा। तो underwriters में 10,000 shares मेरी कंपनी ने इशू किया है, एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज़, तो that comes to 1 लाख रुपीज़। तो 10,000 शेयर्स में से क्या होगा अगर 5,000 शेयर्स ही वहाँ पे सेल हुआ, तो सारे पब्लिक ने मिलके 10,000 शेयर्स का सेलिंग नहीं किया। So on that case you can appoint, what you can appoint here? Underwriter. So you can appoint on that case underwriter, and this underwriter can be bank, कोई भी financial institutions हो सकता है, कोई भी एक स्टॉक ब्रोकर हो सकता है। तो यहाँ पे अंडरराइटर क्या करेगा? बाकी का 5,000 शेयर्स का परचेज कर लेगा। तो अंडरराइटर का भी एक कंडीशन रहेगा, वाई आई शुड परचेज 5,000 शेयर्स फ्रॉम यू। तो कंपनी इज सेइंग आई विल पे यू सर्टेन कमीशन फॉर दिस। तो व्हाट आई विल पे यू? आई विल पे यू सर्टेन कमीशन फॉर दिस इज नोन एज अंडरराइटर्स। तो समझा अंडरराइटर्स क्या रहेगा? अंडरराइटर्स मतलब जो बाकी के शेयर्स वो लोग परचेज कर लेंगे, इट इज मीनिंग ऑफ अंडरराइटर्स। तो दिस बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन बी एक्ट एज अंडरराइटर्स, एंड दिस बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हाट दे विल डू? They can purchase the shares and secure it. They can purchase the shares of the company. Next is trade credit. Trade credit क्या रहेगा यहाँ पे? So in this trade credit, no cash is involved, no security is involved, no loan is involved, no interest is involved. कोई borrowed capital का ज़रूरत नहीं है, कोई public का ज़रूरत नहीं है। तो trade credit होता क्या है? बैंक का ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट? ट्रेड क्रेडिट यहाँ पे एक सप्लायर है जो इलेक्ट्रिकल आइटम सप्लाई करता है कहाँ पे? कंपनीज में। सप्लायर सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल आइटम्स इन कंपनीज। तो यहाँ पे उसका जो सप्लायर का पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस है, इट इज फिक्स्ड। कंपनी क्या कर रही है? कंपनी यहाँ पे ऑर्डर दे रही है सप्लायर को रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल आइटम्स। तो वॉट एवर इज पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस आर फिक्स्ड कि कंपनी जो पेमेंट करेगी वो कितने टाइम पीरियड के बाद पेमेंट करेगी। तो इट इज फिक्स्ड एज 60 डेज। 60 डेज का क्रेडिट कौन किसे प्रोवाइड कर रहा है? कंपनी सप्लायर को प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कंपनी ने सप्लायर को बोला दैट इफ यू आर प्रोवाइडिंग मटीरियल्स ऑन माई कंपनी, तो क्या होगा यहाँ पे 60 डेज के बाद तुम्हें वहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा। दिस वॉज द रूल ऑफ कंपनी टू द सप्लायर who are selling इलेक्ट्रिकल आइटम्स। फिर यहाँ पे सप्लायर मार्केट में जाएगा क्योंकि वो ट्रेडिंग का बिजनेस करता है। तो सप्लायर विल गो टू मार्केट हियर फॉर परचेसिंग व्हाट? सप्लायर विल गो टू मार्केट फॉर परचेसिंग व्हाट? दिस मटीरियल्स। और मार्केट वाले यहाँ पे उसको सप्लायर को क्या बोलते हैं? दैट इफ यू वांट एट डिस्काउंट रेट
तो गिव मी पेमेंट इन 15 डेज और 30 डेज, कि तुम्हें अगर ये मटेरियल डिस्काउंट रेट पे चाहिए तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड करो हमें, इफ़ यू वांट दिस मटेरियल्स ऑन डिस्काउंट रेट, तो व्हाट शुड बी प्रोवाइडेड हियर, पेमेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज। मतलब 15 डेज के अंदर अगर तुम हमें पेमेंट कर रहे हो तो वी विल गिव यू 50% ऑफ डिस्काउंट, 50% ऑफ डिस्काउंट। या मतलब जो डिस्काउंट रेट है कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम्स पे ऑलरेडी हम मार्केट पे जाता है वो डिस्काउंट रेट पे रहता है, 40% का डिस्काउंट मिलता है, तो वो लोग 10% इंक्रीज करते हैं वैसे, मतलब ऑलरेडी 40% तो उसे मिल ही रहा है, लेकिन ऑलरेडी 10% इंक्रीज करके 50% का डिस्काउंट वैसे होता है। हाँ, लेकिन उसे कंपनी से पेमेंट आ रहा है 60 डेज के बाद, तो ऐसा हो सकता है ना कि अगर वो डिस्काउंटेड रेट पे ले तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है सप्लायर का वो इंक्रीज होगा, बिकॉज वो कंपनी को तो वही रेट पे दे रहा है, कंपनी को वो कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, बिकॉज वहाँ पे वो क्या ले रहा है, क्रेडिट पे ले रहा है, तो कंपनी पे उसे कोई डिस्काउंट नहीं देना है और यहाँ पे उसे कम रेट पे मिल रहा है, तो इसका जो सप्लायर का प्रॉफिट मार्जिन रहेगा वो इंक्रीज होगा। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट। तो ट्रेड क्रेडिट में डिस्काउंट भी मिलता है, अगर कंपनीज को यहाँ पे गुड्स चाहिए तो कंपनीज गुड्स ले भी सकती है विथ नो कैश टू बी पेड इमीडिएटली, तो यहाँ पे क्रेडिट बेसिस पे गुड्स हम खरीद सकते हैं, तो नो इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, नथिंग इज इन्वॉल्व। और अगर कंपनी ने 60 डेज के बाद पेमेंट नहीं किया फिर भी यहाँ पे इंटरेस्ट कोई चार्ज नहीं होता है, दे विल कीप रिमाइंडिंग टू द कंपनीज, सप्लायर्स क्या करेंगे, बार बार फॉलोअप लेंगे कंपनी से फॉर दैट पेमेंट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट। तो क्या होता है ट्रेड क्रेडिट, यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट क्या रहेगा, नो बिजनेस कैन बी रन विदाउट क्रेडिट। हाँ बोलो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रेड? रिवीजन नहीं हुआ है ना, कल भी तुम लोग ने लिखा नहीं ना पॉइंट्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सब लिखा किधर है? So trade credit is not cash loan, it results from a credit of sale of goods or services which has to be paid at a future date after the sales takes place. And supplier sells goods and willingly allow 30 days or more for bill to be paid. And they can offer a discount will be cleared within a short period of time such as 10 or 15 days etc. Is it clear? तो अभी डिस्टिंग्विश के एक एक पॉइंट्स यहाँ पे पूछती हूँ, क्या क्या आएगा, डिस्टिंग्विश भी गो थ्रू कर लेते हैं ना इसका। शेयर्स एंड डिबेंचर्स पूरा रिवीजन हो जाएगा ये चैप्टर का। शेयर्स का मीनिंग क्या आएगा और डिबेंचर्स का मीनिंग क्या आएगा? शेयर मीन्स द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड यस एंड डिबेंचर्स स्टेटस क्या रहेगा शेयर्स का? स्टेटस में शेयर्स जो भी परचेस करेगा दे बिकम ओनर्स एंड डिबेंचर्स जो भी परचेस करेगा दे बिकम। नेचर क्या रहेगा, परमानेंट या टेम्पररी कैपिटल। वोटिंग राइट्स क्या शेयर्स को अलाउड है, डिबेंचर्स को नहीं है। सिक्योरिटी क्या देना पड़ता है शेयर्स में और डिबेंचर्स में। देन टाइम ऑफ इशू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, शेयर्स पे क्या रहेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज डिविडेंड एंड डिबेंचर्स पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इंटरेस्ट। देन सिक्योरिटी, तो हियर नो सिक्योरिटी इज गिवन, हियर सिक्योरिटी इज गिवन। और चार्ज इज ऑल्सो क्रिएटेड ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। फिर टाइम ऑफ इशू क्या आएगा, टाइम ऑफ इशू इज मतलब इनिशियल स्टेजेस पे शेयर्स इशू करता है और जो वहाँ के डायरेक्टर्स प्रमोटर्स है, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, यू नो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, उसको कंपलसरी कंपनी का एक शेयर परचेस करना ही पड़ता है।
उसको कंपलसरी कंपनी का एक शेयर तो परचेज करना ही पड़ता है. तो इट इज़ एट इनिशियल स्टेजेस आएगा और डिबेंचर कैपिटल इज एट लेटर स्टेज. फिर क्या आएगा यहाँ पे टाइम ऑफ इशू के बाद suitability. So shares are suitable for long term finance and debentures are suitable for medium term finance. इसमें से डिस्टिंग्विश में कितने पॉइंट्स लिखते हैं, कितने पॉइंट्स लिखोगे डिस्टिंग्विश में? फोर मार्क्स के लिए आएगा. अगर यहाँ पे 8 पॉइंट्स है तो एटलीस्ट ट्राई टू राइट 6 पॉइंट्स. 6 पॉइंट्स हर एक के इसमें से लिख के आना है. और ऑलवेज राइट एक्स्ट्रा. अगर 12 पॉइंट्स दिए डिस्टिंग्विश का तो राइट 8 पॉइंट्स ओवर देयर. नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स? नहीं है. देन दो प्रायोरिटीज यहाँ पे लिखना है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड. सो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड. दोनों में ही पहले प्रेफरेंस किससे मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. उसके बाद सोर्सेस, वोटिंग राइट्स है या नहीं है. फिर नेचर ऑफ इन्वेस्टर, नेचर ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑफ कैपिटल. क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपना कैपिटल वापस मिलेगा ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. एंड फिर ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल. नेक्स्ट एक बार अभी रिवीजन कर लेते हैं पूरा सेकेंड चैप्टर का. और इवन फर्स्ट चैप्टर के पॉइंट्स भी बोल लो क्योंकि नेक्स्ट ये इसमें टेस्ट है ना नेक्स्ट वीक. उसके बाद थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिकॉज आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट नहीं हो पाएगा. देखते हैं अगर टाइम बचेगा तो वी विल स्टार्ट. ठीक. There are two sources of capital. There are two sources of capital. What are they? Own funds and borrowed funds. Own funds में shares है और debentures है. What is the definition of share? Share means the share capital of the. किया था ना. Share means share in the share capital of the company and it includes. अगेन आई एम सेइंग डेफिनेशन यू हैव टू रीड एज इट इज. पूरा का पूरा रट्टा मारना है यहाँ पे. डेफिनेशन समझ के रट्टा मारना है. तो डेफिनेशन कैसे आएगा यहाँ पे? डेफिनेशन इज शेयर मीन्स द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक. देन फीचर्स ऑफ शेयर्स. फीचर्स ऑफ शेयर्स के बाद दो टाइप्स के शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फीचर्स टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. उसमें से एक आएगा ही आएगा. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स? 10 फीचर्स बता सकते हो इक्विटी शेयर्स के. 13 है ना. 13 में से 10 फीचर्स. सी इसमें कैसे रहेगा कि जो कैपिटल है, दो प्रायोरिटी है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. जी ने कॉन्सेंट्रेट लिया. रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. फिर दो वैल्यू है, दो इशू है.
नहीं, बोनस इशू एंड राइट इशू। फिर क्या आएगा यहाँ पे, कैपिटल एप्रिसिएशन। आफ्टर दैट नेचर ऑफ कैपिटल एंड हाँ फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड और प्रायोरिटी ऑन रीपेमेंट। फिर क्या क्या राइट्स मिलेंगे, राइट टू वोट, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, देन नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स हो गया ना, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, देन प्रेफरेंसेस। कितने टाइप्स के इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है दैट आर, इक्विटी शेयर्स भी दो टाइप्स के ना, विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स एंड विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। यहाँ पे मैंने बताया था डीवीआर इशू करने के लिए लॉ के प्रोविजंस में 7 प्रोविजंस है। सो डीवीआर इक्विटी शेयर्स विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स 1 शेयर 1 वोट, equity shares with differential voting rights, so they will decide for 10 shares 1 vote, 100 shares 1 vote. And here यहाँ पे ध्यान दो ना, रिवीजन यहाँ पे चल रहा है ना। वोटिंग राइट्स एंड विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स एंड विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, लॉ के प्रोविजंस में डीवीआर इशू करने के लिए 7 कंडीशंस है। अगर कंपनी वो 7 कंडीशंस फुलफिल करती है तो ही कंपनी डीवीआर इशू कर सकती है। वो बुक में नहीं दिया है, तो देयर आर 7 प्रोविजंस की कुछ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, कुछ भी रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आएगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंसेस? क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इनरिडीमेबल प्रेफरेंसेस। तो ऐसे तो मेरे भी बहुत सारे नोटिफिकेशंस पेंडिंग है, देखो मैं वहाँ पे हूँ। Third chapter, issue of shares. So already we had done the what is the meaning of shares. तो that is share capital. तो what is the meaning of share capital? की फर्स्ट क्वेश्चन कंपनी के माइंड में ये आता है कि कंपनी कितना शेयर कैपिटल इशू करेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंपनी के माइंड में क्या आएगा यहाँ पे कि कंपनी कितना शेयर कैपिटल इशू करेगी, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन कंपनीज माइंड। So there are various types of share capitals on this. So what is share capital? Whatever capital is collected in the form of shares, equity shares or preference shares. Who are providing this capital? Owners are providing this capital. Who are providing this capital? Owners are providing this capital. उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे share capital. So there are various types of share capital. कि कंपनी जब भी shares issue करके कंपनी को पैसा लाना है, उसके पहले एक इन्विटेशन लेटर का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट इन्विटेशन लेटर कॉल्ड? वो इन्विटेशन को हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर एंड इट इज इशूड ओनली टू द पब्लिक। अगर पब्लिक में शेयर्स इशू करना है तो ही हमें प्रोस्पेक्टस मिलेगा। प्रोस्पेक्टस में सारे कंपनीज के डिटेल्स लिखे रहेंगे। सो हियर प्रोस्पेक्टस में सारे कंपनीज के डिटेल्स रहेंगे और वहाँ पे इशू करेंगे। हाँ यस, कैपिटल क्लॉज। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में आएगा शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना होना चाहिए। तो व्हाट इज ऑथराइज शेयर कैपिटल? जितनी कंपनी को लगता है कि शेयर्स इशू करके पैसा मिलेगा, दैट इज योर ऑथराइज शेयर कैपिटल। एंड इशूड कैपिटल इज दैट कैपिटल जितना कंपनी को इशू करना है। अनइशूड कैपिटल इज दैट कैपिटल जो कंपनी ने इशू नहीं किया है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स है आई विल गिव यू इन नेक्स्ट लेक्चर।
तो ऑथराइज कैपिटल क्या रहेगा? दैट कैपिटल विच इज रजिस्टर्ड, वेयर इट इज रजिस्टर्ड इन। ऑथराइज शेयर कैपिटल कहाँ पे लिखना होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इट इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल। फिर जब भी इशू करने के टाइम पे क्या होगा? जितना कैपिटल कंपनी को इशू करना है दैट इज योर इशूड कैपिटल। एंड देन सब्सक्राइब कैपिटल। तो ज़रूरी नहीं है कंपनी ने जितना इशू किया है उतना सब लोग आके सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अभी जो अंडर राइटर के एग्जाम्पल में किया कि 10,000 शेयर्स इशू हुआ है तो 5,000 ही शेयर्स लोग आए परचेज करने के लिए, तो दैट इज़ योर सब्सक्राइब कैपिटल। एंड व्हाट इज़ नॉट सब्सक्राइब इज़ योर अनसब्सक्राइब कैपिटल। देन देयर इज़ कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड एंड रिजर्व कैपिटल। तो इट इज़ बेस्ड ऑन अमाउंट, कि जितना अमाउंट है उस पर बेस्ड रहेगा। कि अगर 10 रुपीज़ का शेयर्स है तो पूरा का पूरा 10 रुपीज़ एक साथ कलेक्ट नहीं करेंगे। देन पेड अप कैपिटल एंड कॉल्स इन एरियर्स। हाँ, मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ मनी देना है, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल एंड देन रिजर्व कैपिटल। देन पेड अप कैपिटल एंड कॉल्स इन एरियर्स। तो व्हाट इज पेड अप कैपिटल? जितना भी कॉल्ड अप कैपिटल ने यहाँ पे कंपनी ने कॉल किया था उतना पेमेंट दे दिया है, दैट इज योर पेड अप कैपिटल। एंड कॉल्स इन एरियर्स इज जितना पेमेंट देना बाकी है। 10 रुपीज़ का शेयर्स है तो 5 रुपीज़ का पेमेंट देना बाकी है, तो दैट इज योर कॉल्स इन एरियर्स। हाँ, अनपेड फेस वैल्यू बोलोगे। सो दिस इज द समरी ऑफ टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। फिर हम ठीक है एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे।